अस्सलाम वालेकुम, हेलो इंटरनेट। कल एक वेबिनार में डिस्कशन हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन और क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने सोचा उस पे एक छोटा सा वीडियो बनाना ज़रूरी है ताकि आगे भी वो मालूमात में रहे और डिस्कशन में रहे। तो ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन मेन चीज़ ये है कि डिफरेंस क्या है इंडेक्स एंड ईटीएफ के बीच में। ये दोनों चीज़ें क्या है और इसमें से कोई एक कुछ चीज़ अलाउड है और कुछ चीज़ अलाउड नहीं है, तो क्यों ऐसा है? इसके डिटेल्स हमको आगे आने वाले स्लाइड्स में दिखेंगे। उससे पहले सबसे पहली चीज़ जानना ज़रूरी है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्यों अलाउड नहीं है। फ्यूचर्स ऑप्शन सिर्फ तीन चीज़ों की वजह से अलाउड नहीं है शरिया कंप्लायंट या शरिया फाइनेंशियल डिसीजंस में। वो तीन चीज़ें जो आती है वो आता है इसका गैम्बलिंग, इसका जुड़ा हुआ प्रीमियम जिसको आप इंटरेस्ट से जोड़ सकते हैं, रिबा से जोड़ सकते हैं, और अनसर्टेनिटी जो जिसे वो वोलेटिलिटी, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी जिसे बोलते हैं। ये सिर्फ इन तीन चीज़ों की वजह से आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट शरिया कंप्लायंट तरीके से नहीं कर सकते। अब एक कल एक पॉइंट आया था कि कोई जो प्रोडक्ट का हम कब्जा नहीं कर सकते उस चीज़ को हम अलाउ नहीं कर सकते। ये एक ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम आप कह सकते हो कि जब हम किसी इंग्लिश चीज़ को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें होती है जो इंटरप्रेट होने में थोड़ा साइडवेज चली जाती है, जो सही तरीके पे नहीं हिट होती। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में क्या होता है और हम किसे बोलते हैं कि कब्जा इस वर्ड को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कैसे किया गया है, ये सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ। ये आपके सामने जो एग्जांपल है 10, 20, 30, 40%। मान लो आपने एक शॉप लिया, ठीक है? आपके शॉप लिया, एक बंदे हैं, आपके भाई लोग हैं, उनके पास पैसे हैं, 1 करोड़ की शॉप है, वो उनके पास 90 लाख अरेंज हो पाया। अब 10 लाख के लिए तो वो अपॉर्चुनिटी छोड़ नहीं सकते, तब वो आपके पास आएँगे, आपको बोलेंगे कि आप उसमें से 10% शेयर आपका शॉप में और आप हमको फंड्स दे दीजिए इंटरेस्ट फ्री, और आपने उन्हें फंड दे दिया, उन्होंने शॉप खरीद लिया। अब कुछ सालों बाद आप ऑफ कोर्स उस 10% आपका उसके शॉप की कॉस्ट में आप उसके हिस्सेदार हो। हाँ, तो हिस्सेदार कब्जा नहीं हो सकता क्योंकि आप शॉप का 10% कब्जा कैसे लोगे? क्योंकि वो एक टोटल अमाउंट ऑफ नंबर और टोटल कमोडिटी का आपका परसेंट ऑफ शेयर है। सेम वे ये जो सर्कल दिख रहा है इसको आप मार्केट कैप भी कह सकते हो। मार्केट कैप जो होता है वो हजारों करोड़ों का आता है। 20,000 करोड़ के ऊपर जो होते हैं वो मिड कैप होते हैं और तकरीबन 40 के ऊपर जो लार्ज कैप होते हैं। तो उसमें आपका 50-20 लाख का फंड की भी कोई वैल्यू नहीं होती है। परसेंटेज आपका उसमें आप कंट्रीब्यूटर होते हो। तो वैसे ही इस बैक टू आवर एग्जांपल, एक शॉप है उसमें आपका 10% हिस्सा है। अब वो 10% तो जगह आपको देंगे नहीं, वो आपका ओवरऑल कॉस्ट पे आपका 10% है। अब उस शॉप का प्राइस हो गया 1.5 लाख, तो ऑटोमेटिकली आपका जो 10% है वो हो गया 15%। तो आपको जब लिक्विडेट करना है तो आप उनको बोलोगे ठीक है, अब मुझे अपना हिस्सा निकाल लेना है, मुझे कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे वहाँ पे जाना है। तो वो आपको जो बाकी के पार्टनर्स है, बाकी के जो कंट्रीब्यूटर्स है, वो आपको आपका 15% कट दे के जो भी ये होगा, एक रफ एस्टिमेट है, प्लस माइनस टैक्सेस दिस, तो आपको 15% अब आपको रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली अगर वो शॉप में समझो लॉस हो गया, सामने कुछ खराब चीज़ आ गई जिसकी वजह से शॉप का प्राइस गिर गया और उसका प्राइस 50 लाख हो गया, तो साइमल्टेनियसली आपके जो 10 लाख इन्वेस्टेड है वो 5 लाख हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के कंट्रीब्यूटर होते हो, हिस्सेदार होते हो, स्टेक होल्डर होते हो, तो उस चीज़ का या उस स्टॉक का कब्जा या आपके पास होने इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ओवरऑल ही जो स्टॉक मार्केट में आपको डीमैट अकाउंट में दिया जाता है, इससे पहले भी जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे, वो फिजिकल सर्टिफिकेट ये होते थे कि आपको चाहिए आप बिल्कुल इसके हकदार हो, आपको नहीं चाहिए आप उसको लिक्विडेट करो। फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है कि अभी 10% आपका है, आपको ज़रूरत है कि कहीं पे आपको अच्छी ज़मीन मिल रही है, तो आप क्या करोगे, दूसरा आपका रिलेटिव ढूंढोगे, दो यार दोस्त ढूंढोगे, उसको बोलोगे देख ये शॉप की प्राइस आज के टाइम में 1.5 करोड़ है, मेरा इसमें 10% का हिस्सेदारी है, तू मेरे से हिस्सेदारी खरीद ले। तो उस तरीके से आप उसको वो 15 लाख में उसको आप हिस्सेदारी बेचते हो, फिर आप उसके नाम पे वो 10% का हिस्सेदारी ट्रांसफर करते हो और आप उधर से निकल जाते हो। तो वो जो बंदा है अब वो हिस्सेदार हो गया इस शॉप का। वह इस तरीके से नॉर्मली मार्केट में काम होता है। तो कभी भी किसी भी बंदे के हाथ में ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि आप उसको ओनर होते हैं, बट कभी नॉर्मली ऐसा कभी कोई जाके कोई कंपनी में जाके अपना हिस्सा दो या मेरे हिस्से की ज़मीन दो या मेरे हिस्से का पार्ट दो, ऐसा कभी नहीं होता है। वो लोग बोलते हैं कि उसको लिक्विडेट करो, क्योंकि जो आपका प्राइस चल रहा है उसके ऊपर चलता है या नीचे चल रहा है, तो दूसरा कोई ना कोई बायर खड़ा होता है, तो आप उसको साथ नॉर्मली एक्सचेंज करते हो। स्टॉक मार्केट में नॉर्मली ये होता है, आपके हाथ में या आप किसी चीज़ को लेकर नहीं जा सकते। ये एक कंसेप्शन क्लियर करना था। इस पर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो बेझिझक पूछिए। अब हम आते हैं कि क्या फ़र्क होता है निफ्टी इंडेक्स और ईटीएफ में। जो लेफ्ट साइड का कंपोनेंट्स है, ये इसके तरीके हैं, मतलब मान लो नेचर क्या होता है, ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या, ओनरशिप हो सकता है क्या, इसमें कितना कॉस्ट आता है और एक्सेसिबिलिटी क्या है। ये लेफ्ट वाले कॉलम में आपको दिखेगा और टॉप कॉलम में आपको दोनों के डिफरेंसेस दिखेंगे। जो सेकंड कॉलम है उसमें है निफ्टी इंडेक्स। निफ्टी इंडेक्स ये प्योर फ्यूचर कंपोनेंट है। आप निफ्टी इंडेक्स को खरीद नहीं सकते, नॉर्मली स्पॉट प्राइस को आप खरीद नहीं सकते। वो एक रेफरेंस पॉइंट के लिए होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेंचमार्क मेजर ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस की कैसा चल रहा है, 50 ग्रुप ऑफ स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, उसका वो एक बेंचमार्क आपको सेट करके देता है। और जो सेकंड कंपोनेंट जो बताया गया है वो ट्रेडिंग नहीं होता, क्योंकि ये एक
रेफरेंस पॉइंट है, इसको आप खरीद या बेच नहीं सकते, इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन में बेच सकते हो, और फ्यूचर एंड ऑप्शन अपने में अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? ओनली बिकॉज ऑफ 3 पॉइंट्स, और वो 3 पॉइंट्स मैंने वहाँ पे बता दिया है। तो सेम चीज़ ओनरशिप, कंपनीज के ओनरशिप आपके पास डायरेक्ट कभी नहीं आती, थ्योरेटिकली आती है, प्रैक्टिकली कभी भी नहीं आती, क्योंकि आप उसको अगर लिक्विडेट कर सकते हो, लिक्विडेट मतलब आपको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, दूसरा खरीदार खड़ा है, आप उसको बेचो और निकल जाओ, यही सिंपल कंसेप्ट होता है। और कॉस्ट, क्योंकि आप खरीद ही नहीं सकते, तो इसमें कॉस्ट कोई आने का चांस ही नहीं होता, इसलिए इसमें कॉस्ट नहीं होती। एक्सेसिबिलिटी, ये जैसे ऊपर पहले मैं बता चुका हूँ, ये सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि मान लो इंडियन टीम कैसा खेल रही है, ये आप एक चार्ट पे देखते हो, तो वैसे ही सिर्फ एक दिखता है, और आपको रिप्रेजेंट देता है ग्रुप ऑफ 50 कंपनीज, जो बेस्ट कंपनीज होती है कोई भी कंट्रीज की, अपने इधर इंडिया के सबसे बेस्ट 50 कंपनीज, नाइस स्टेबल 50 कंपनीज को ये लोग इसमें इंडेक्स में ऐड करते हैं। अब क्या होता है, ईटीएफ, ईटीएफ जो होता है ये इसमें से सेक्टर स्पेसिफिक, इंडेक्स स्पेसिफिक, कमोडिटी स्पेसिफिक होता है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? निफ्टी में जो है सिलेक्टेड 50 स्टॉक्स होते हैं, और ईटीएफ में इनका जो हर कोई कंपनी अपना बास्केट लेकर आ सकती है। अब मान लो जैसा जैसा हमारे फर्स्ट वेबिनार में आपको पता होगा कि मोनोपोली 5 टू 10 7 स्टॉक्स दिखाया था, आप उसका बास्केट बना सकते हो, या उसका बास्केट ऑलरेडी बना हुआ कोई ईटीएफ रहता है। ईटीएफ मल्टीपल कंपनीज के होते हैं, ये निफ्टी ईटीएफ यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मुझसे गलती होगी तो उसको इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ ईटीएफ को काउंट कीजिए, ये सिर्फ ईटीएफ का कॉलम है। तो कमोडिटी स्पेसिफिक मान लो अभी ईवी का है, तो ईवी में जो चीज़ें लगती है, मिरर ले लो, ग्लास आ गया, कॉपर आ गया, केबल आ गई, ये वाले कंपनीज का आ सकता है, तो वो ईवी ईटीएफ बन जाएगा। और कुछ ऐसे ऊपर नीचे आपको चीज़ें चाहिए, सोने का चाहिए तो सिर्फ सोने का आएगा, सोना चांदी चाहिए तो सोना चांदी का आएगा, कमोडिटी स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें भी होती है, उसको ग्रुप स्पेसिफिक ईटीएफ बोलते हैं, और उसको अलग अलग इससे वो कंबाइन करते हैं, कंपनीज के फंड मैनेजर जो होते हैं उनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। और इसको आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, क्योंकि इसमें कैश ही लगता है, इसमें आपको शायद मार्जिन नहीं मिलता, उसका मेरे को आइडिया नहीं है, बट आप इसको इंट्राडे से पोजिशनल तक आप ले सकते हो। पर मेरे जो कल के ग्रुप में वेबिनार में जो कम्युनिकेशन था, जो डिटेल्स थे, वो ज़रूर रेफर करना, यहाँ पे मैं वापस उसे रिपीट करना नहीं चाहता। आप उसको, ये सेम चीज़ है कि जैसे मान लो कि अगर आईटी इंडेक्स बढ़ रहा है, तो अगर आपके पास आईटी का ईटीएफ है, तो उसके जो चुनिंदा स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स इसमें भी भागेंगे। ऐसा नहीं होता कि स्टॉक्स भाग रहा है, इंडेक्स भाग रहा है, पर ईटीएफ नहीं भागेगा, ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा स्लो और स्मूथ चलता है, पर स्टेबल चलता है, यही इसमें और उसमें फ़र्क होता है। फिर बाकी का कॉस्ट तो ब्रोकर के ऊपर डिपेंड होता है, आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हैं उस पे होता है, और इसके लिए भी बिल्कुल, क्योंकि ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी होता ही है। इसके बगैर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ईटीएफ आपको कहाँ दिखता है? ये बीज नाम से लिखा हुआ नॉर्मली आपको आपके वॉच लिस्ट में सर्च में आपको आ जाएगा। तकरीबन 15 से 25 बीज है ईटीएफ से, वो आपको देखना होता है। कि जैसे बता रहा था मैं कि स्पेसिफिक टू 50 होते हैं निफ्टी के इंडेक्स, और इसको परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं ऑफ कंटेनिंग दिस कंपनी। इसमें वेटेज होता है, मान लो रिलायंस का ज़्यादा है, आईटीसी का ज़्यादा है, एचडीएफसी बैंक का ज़्यादा होता है, ये चीज़ों का वेटेज ज़्यादा होता है, उस हिसाब से निफ्टी परफॉर्म करता है। सिमिलरली जो ग्रुप ऑफ ईटीएफ्स होते हैं, मान लो आईटी का ईटीएफ है, कॉपर का ईटीएफ है, या सिल्वर गोल्ड का ईटीएफ है, तो इसमें कितना परसेंट में प्रपोर्शन में आगे पीछे है, उस बेसिस पे ईटीएफ भी मूव होता है। मान लो अब कैसा होता है कि गोल्ड बहुत भाग रहा है, एग्जाम्पल को लो, सिल्वर बहुत गिर रहा है, तो अगर गोल्ड 50% भागा और सिल्वर 20% गिरा, तो कभी भी ईटीएफ 50% बढ़ेगा नहीं और 20% गिरेगा नहीं, वो बीच में एवरेज प्राइस ले लेगा, क्योंकि एक तरफ से बढ़ रहा है, एक तरफ से गिर रहा है, तो एवरेज आउट होकर तकरीबन वो 50% हाइक के बजाय वो तकरीबन 25-30% हाइक आपको दिखाएगा। ऐसा एक ओवरऑल रफ एस्टिमेट में आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ। तो ये मेन कंपोनेंट्स और ये मेन डिफरेंसेस होते हैं निफ्टी इंडेक्स में और ईटीएफ में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफएनओ के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने उससे बताया। और ये ईटीएफ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा और डिटेल इसमें बताया गया है, आप खुद इसे पढ़ के समझ सकते हो। होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प दे और कुछ अवेयरनेस फैलाए। ये इसका मेन कंपोनेंट है। खरीदो या बेचो या इसमें इन्वेस्ट करो, ये इसका बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। एक इल्म, एक तालीम, एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे ये नॉलेज शेयर किया गया है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इसे आप एक नॉलेज की तरफ आपके पास रखिए। इन्वेस्ट करना नहीं करना ये कंप्लीटली आपका लुकआउट है और आपका ही पूरा अधिकार है, क्योंकि पैसे है आपके, तो दिमाग और नॉलेज भी यूज़ करना है आपको खुद भी। शुक्रिया।